पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, इतना सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सितंबर 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2, स्वच्छ मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ था बताइए? मोदी जी ने चालू किया था, ठीक है। तो इसका चरण 2 यहाँ पे कहा जा रहा है। अब चरण 2 का मतलब क्या हो? देखिए, कोई भी चीज़ होता है तो चरण 1 में उसकी बेसिक मूलभूत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ठीक है। मतलब कि जैसे चरण 1 में क्या था कि सभी जगह शौचालय बनाना, गाँव में, ठीक है, सभी गाँव में शौचालय बनाना, जिसके लिए सरकार फंड दे रही थी, 11,000 12,000 जो भी दे रही थी। और चरण 2 में क्या होता है कि चलिए ठीक है, शौचालय बन गया, किसी चीज़ का जब फेज 2 होता है तो उसका स्टेप अगला होता है। तो जब शौचालय बन गया तो लोगों में जागरूकता फैलाना भी एक काम है, क्योंकि गांव के लोग जब लैट्रिन बाथरूम बन गया उसका यूज करना नहीं जानते हैं, कभी उन्होंने यूज किया नहीं, तो उसके लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनके माइंड को मोटिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो वो लैट्रिन बनने के बाद भी खेत में ही उन्हें अच्छा लगता है जाना, ठीक है, नदी किनारे, खेत में, नाला, जहाँ कहिए। तो उसके लिए चरण 2 में जागरूक फैलाया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। और नहीं तो अभी कई गांव में ऐसा देखते होंगे कि शौचालय बन गया और उसमें क्या रखा जा रहा है? गोईठा, ऊपरी जिसको बोलते हैं। हम तो देखते हैं अपने गांव तरफ में सब उसे, जो सरकारी शौचालय बना है उसमें ऊपरी रखते हैं। गोईठा समझ रहे हैं ना, जो खाना बनाने के लिए गाय की गोबर होती है, गैया की गोबर, गाय या बैल की, भैंस की, तो उसके टट्टी को सुखा के जो खाना बनाने के लिए बनाते हैं वो रखा रहता है सभी जगह। कोई बात नहीं, वो भी टट्टी ही है, अच्छी चीज़ है, वो भी तो रखा हुआ है, टट्टी है, टट्टी रखने वाली चीज़ है तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए, चरण 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? भारत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है। मिशन 2 में क्या है कि 75% गांवों ने खुले से शौच मुक्त, ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF का क्या है हिंदी? खुले में शौच से मुक्ति प्लस का दर्जा प्राप्त किया, ठीक है। इसमें ODF प्लस की बात है। देखिए, एक होता है ODF, यहाँ पर भी देखिए एक चरण अलग हो गया, फेज एक आया था केवल ODF, अब इसमें ODF प्लस है। ODF प्लस का मतलब कि लोग शौचालय का यूज कर रहे थे गांव में, अब खेत में जाना बंद कर दिया। पहला चरण में क्या हुआ कि शौचालय बना, दूसरा चरण में क्या हो कि लोग इसे यूज करने लगे, तो ODF यहाँ हो गया। अब ये ODF प्लस क्या हो गया? प्लस का मतलब हो गया कि लोग शौचालय यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करने के लिए उसे प्रॉपर साफ सफाई भी रख रहे हैं उस शौचालय का, ठीक है ना। बहुत ऐसे लोग करते हैं कि 4-4 महीने तक शौचालय उसका जो होता है बेसिन होता है वो साफ ही नहीं करते हैं। तो जब शौचालय का साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाया गया तो ODF प्लस हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बात है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। यही सब चीज़ें आप सही मार्क कर आते हैं वहाँ पे अपने अंदाज से, लेकिन शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ ODF प्लस की बात होगी, आप ODF वाली टिक करके चले आएंगे, ठीक है। ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो शब्दों को अच्छे से समझिए। चलिए, तो ODF प्लस का दर्जा 75% गाँवों ने हासिल किया है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि सही है या नहीं है। तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? कुल 4.43 लाख गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया, जो 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कितना? 4.43 लाख गाँवों ने हासिल किया ODF प्लस, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। क्यों? राज्यों और यूटी में, मतलब यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश में 100% ODF प्लस मॉडल गांव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और सिक्किम हैं, ठीक है। 100% गांव क्या हो गए हैं? ODF प्लस हो गए हैं, ठीक है। कौन से? ये राज्य में कौन सा? यूटी और ये राज्य की बात हो रही है। चलिए, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, A, B, C तीनों सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आप विस्तार देख सकते हैं, बाकी विस्तार में वही सब चीज़ें हैं, इसलिए हम इस पर यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक देख लीजिए मेन चीज़ क्या है। एक यहाँ पर 2025 तक सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 2025 तक सभी गांवों को ODF प्लस बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये टारगेट का समय आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए SBI विकास बैंक के उपाध्यक्ष मार्केट सॉल्यूशंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताना है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर बताइए ADB की स्थापना कब हुआ था? ADB की स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। ADB और इसके कितने देश मेंबर हैं, बताइए। चलिए, पहले आपको बता दें, इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है।
और इसके अभी टोटल 68 मेंबर हैं, कंट्री 68, ठीक है। चलिए क्लियर हो गए। अब आपको बताना है कि 3 साल की अवधि के लिए किसे नियुक्त किया गया है एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष। किसे नियुक्त किया गया है? भार्गव दास गुप्ता को, भार्गव दास गुप्ता को, भार्गव दास गुप्ता को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, 22 सितंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक ने भार्गव दास गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए उपाध्यक्ष, किसके लिए उपाध्यक्ष है? मार्केट सॉल्यूशंस के लिए नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले वह 2009 से ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD और मुख्य यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में कार्यरत थे। उन्होंने ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। MD और CEO के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त होने ही वाला था, ठीक है। तो इनके बारे में था, आप याद रखेंगे भार्गव दास गुप्ता ADB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, भारतीय हैं, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर करना है। थर्ड क्या है? सितंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया हालिया उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है, आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है? गलत जो होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्या है? प्रधानमंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल की बात हो रही है, का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये सही है। बी क्या है? ऑप्शन नंबर 2, PM ने कनेक्टिविटी और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाते हैं, इतना फुर्सत है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो रेल मंत्री ही काफ़ी थे। चलिए, केरल को अल्लाह पूजा के रास्ते कासर को हटा देते हैं। केरल को अल्लाह पूजा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, ठीक है, केरल के अल्लाह पूजा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? PM ने बिहार के पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। और PM ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वकील कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनारस में, वाराणसी में आधारशिला रखी गई है, बिहार पटना में नहीं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, ठीक है। और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी? कितना दर्शक देख सकेंगे? 30,000 दर्शक एक बार में देख सकेंगे, बैठ सकेंगे, इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें लगभग कितना 450 करोड़ रुपए की लागत से गांजरी राजा तालाब वाराणसी में विकसित किया जाएगा। ये वाराणसी के सब जगह का नाम है ये सब, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 121 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है, इसके निर्माण पर 330 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो जमीन अधिग्रहण ये उत्तर प्रदेश सरकार ही करके दी है, मुआवजा जमीन के जिसके भी रैयत के जमीन होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 7वें टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया? किस राज्य सरकार ने अपने 7वें टाइगर रिजर्व, मैंने किस राज्य में उस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व का उद्घाटन हुआ है? चलिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हो गए। इससे पहले कौन कौन से? देखिए, टाइगर रिजर्व की जो स्थापना की जाती है NTCA के मंजूरी के बाद ही होती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, प्राधिकरण है ये, इसके मंजूरी के बाद ही आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। और ये जो है किसके तहत NTCA स्थापित है? टाइगर रिजर्व की घोषणा वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38B की उपधारा 4 और खंड 2 के प्रावधानों के अनुसार है। इससे पहले कौन कौन से MP में टाइगर रिजर्व थे वो आप यहाँ देख लीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय डोगरी, ठीक है। ये 7वां हो गया अभी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये चूंकि करंट अफेयर है और आप जानते हैं कि
हर एग्जाम में इस तरह के नए नए जब भी कोई स्थापना होती है टाइगर रिजर्व जो भी कि वन्य जीव संरक्षण से पर्यावरण से रिलेटेड है तो कोई ना कोई एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, बस इतना भी आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, मैच करने के लिए आ जाता है। ठीक है, कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये करंट अफेयर आ चुकी है, इसलिए इसके आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वहाँ का 7वां टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपनी तरह की पहली 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें डिलीवरी की है? किस कंपनी ने IOCL को हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें डिलीवरी की है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड लिमिटेड। तो कौन सा है कंपनी? टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स ने, देख लीजिए। ठीक है, 25 सितंबर 2023 को टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अपनी तरह की पहली 2 हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन बसें सौंपी। इन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली और IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाई। चलिए, कम से कम यहाँ पर मोदी जी हरी झंडी नहीं दिखाएं, अच्छी बात है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जानते हैं, और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि समय ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है 8.56 की रेटिंग के साथ हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमिक, ठीक है, बन गया? और भारत का इस अर्थव्यवस्था सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ आपको बताना है। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर देख रहे हैं यहाँ पे, सिंगापुर ऑप्शन 3 में ये पहली अर्थव्यवस्था बन गया। किसे पीछे छोड़ दिया है इन्होंने? हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। और भारत का इसमें स्थान कितना आया है? 82 स्थान आया है। ठीक है, सिंगापुर। फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। कम से कम करेंट अफेयर देखिए, सिलेक्शन आप खुद ही देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन है। आपको 1-1.5 घंटे में यदि 100 टॉप करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जो है लोगों को करेंट अफेयर पढ़ने में ही जाता है, क्योंकि करेंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है। डेली 200-400 करेंट अफेयर अपडेट होते हैं देश दुनिया से, जिसको पढ़ पाना संभव नहीं है, उसी में से 1-2 सिलेक्शन होकर आता है। अब पर डे के हिसाब से देखेंगे तो पर महीने के हिसाब से हर एग्जाम में 1 या 2 करेंट अफेयर हर महीने का टच करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो कोई भी फॉर्म भरते हुए 8 महीने 10 महीने गैप हो जाता है एग्जाम देते देते, तो उस हर एग्जाम में आप जानते हैं कि 10-15 करेंट अफेयर, इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप 8 महीना बाद एग्जाम देंगे आज फॉर्म भरने के बाद, तो हर महीने से 1 या 2 ही करंट अफेयर होते हैं। और 1 या 2 करंट अफेयर को आपको तैयारी करने के लिए, विधिवत तैयारी करने के लिए डेली 100 से 150 कम से कम करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब होंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं टॉप 100 करंट अफेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसे इसका PDF भी दे दिया जाएगा। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए। व्यक्तित्व ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कुछ अच्छा काम करते हैं। ठीक है, वो एक व्यक्तित्व हो जाते हैं, लोगों के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति एक व्यक्तित्व का रोल मॉडल का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तित्व ही लोग लिखते हैं, कहते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो हाल ही में फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन में नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। तो कौन है? श्रीनिवास कुलकर्णी, रेणु खन्ना, स्वाति नायक, गगनदीप कांत या अनिल कुमार गुप्ता? क्या होगा उत्तर? स्वाति नायक, स्वाति नायक। ठीक है, देखिए, भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन के लिए नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। वह फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन में यह पुरस्कार पाने वाले तीसरी भारतीय हैं। और पहली जो भारतीय थी उड़ीसा की वैज्ञानिक बनी, उड़ीसा की ये हैं, तो ये उड़ीसा की पहली बनी है। ठीक है, तीसरी भारतीय और पहली उड़ीसा की वैज्ञानिक बनी है। ठीक है, स्वाति नायक कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। उन्हें उड़ीसा में प्यार से क्या बोला जाता है? बिहान दीदी, बिहाना दीदी, बीज लेडी। ठीक है, बिहाना दीदी।
बीज लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी एग्जाम में अब आ सकता है, ठीक है। तो स्वाति नायक को, ठीक है, ऐसे आता है। बिहाना दीदी या बीज लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वाति नायक को, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 सितंबर 2023 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए लॉन्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। ऑप्शन ए क्या है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भारत में फार्मा मेडटेक, ठीक है, यानी कि मेडिसिन टेक्नोलॉजी मेडटेक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति शुरू की है। बी क्या है, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ फार्मा मेडटेक में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना क्षेत्र के लिए योजना शुरू की। ऑप्शन सी क्या है, PRIP मतलब अनुसंधान और नवाचार रिलेटेड है, PRIP क्षेत्र के लिए ये योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य क्या होगा, अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को नवाचार संचालित विकास की ओर स्थानांतरित करना। तो इसमें से आपको बताना है कि सही कौन है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। तीनों ऑप्शन किस में है, ABC, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कितना का बजट कैसे कैसे दिया गया है। यदि आप जानना चाहें तो एंटी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रतिरोध जैसे 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए घटक क्या है, बजट है 4250 करोड़ रुपए की, ठीक है। और इसमें क्या, जेनेटिक जेनरिक जटिल जेनरिक चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल एक आजकल रिसर्च चल रहा है, अनाथ दवाओं और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, 6 प्राथमिकता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस राज्य की सेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर हाल ही में युद्ध अभ्यास 23 का युद्ध अभ्यास उसका नाम है, ठीक है, 23 का 19वां संस्करण शुरू किया। श्रीलंका, फ्रांस, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात या इंडोनेशिया। तो क्या होगा उत्तर, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अभ्यास युद्ध अभ्यास इसका नाम ही है, ठीक है, देख लेंगे। बाकी भारत की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सितंबर 2023 में पुन्नावाला फिनकॉर्प लिमिटेड को किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। यस बैंक, HDFC, LVL, एक्सिस, इंडसलैंड। तो क्या होगा उत्तर 5 इंडसलैंड बैंक के साथ, इंडसलैंड बैंक के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 2023 तक वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए कैवां नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मतलब ये सितंबर का न्यूज है, तो कुछ कुछ न्यूज होती है जो सितंबर लास्ट में होती है, उसको तब तक ये जब हम PDF बनाते हैं तो उसको काउंट कर लेते हैं, तो इसलिए आपको ये जाएगा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो कौन से नंबर के लिए है उससे कोई दिक्कत नहीं है, 53वां नंबर, ठीक है। अनुभवी भारतीय अभिनेता और पद्म पुरस्कार विजेता वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह इस पुरस्कार की 53वीं प्राप्तकर्ता बनेंगी। वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला कलाकार भी होंगी। यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने उन्हें फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में जो था के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया, ठीक है। बाकी पद्म श्री भी कला में पाई है, पद्म भूषण भी पाई है 2011 में, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सितंबर 2023 में कैबिनेट की नियुक्ति के ने 1 वर्ष की अवधि के लिए नियामक निकाय के उपराज्यपाल M रामेश्वर राव की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उपराज्यपाल M रामेश्वर राव की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है। तो कौन सा है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ठीक है। बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते होंगे, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई कंपनी का, तो उसमें आपको ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए किस देश ने हाल ही में
हाईकून नामक अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है। घरेलू निर्मित पनडुब्बी, पनडुब्बी मतलब एक तरह से नेवी के पनडुब्बी जो है, तो कौन से देश ने पहली घरेलू? ताइवान ने, ठीक है, ताइवान, जिसको चीन कहता है कि ताइवान मेरा ही भाग है, लेकिन अभी फिलहाल तो स्वतंत्र देश है। चलिए देखते हैं, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। तो कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसका फुल फॉर्म CRIIIO फॉर गुड, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, इतना भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम ही पास करना है हमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सितंबर 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? पहला ऑप्शन क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारतीय संस्थानों में नंबर 1 स्थान पर है। भारतीय संस्थान की बात हो रही है, उसमें नंबर 1 है, जो 2017 के बाद पहली बार 201 से 250 बैंड रैंकिंग में आया, मतलब कि वर्ल्ड स्तर पे 200 से ऊपर के रैंकिंग में पहला ऐसा भारत का IISc बेंगलुरु आया है, ठीक है। रैंकिंग में 80 भारतीय संस्थानों को शामिल करने के साथ भारत सूची में तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया और यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 8वें साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर रही। लगातार 8 सालों से ये पहले स्थान पे बनी है, ठीक है। कौन सा? यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 20वें संस्करण में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल थे। 108 देश, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में कितने नए स्थल को जोड़े गए, जिन्हें भारत के पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन और भारत के कर्नाटक होयसल पवित्र स्थल भी शामिल है। मतलब कुल विश्व में कितने स्थान जोड़े गए हैं, जिसमें से भारत के 2 जोड़े गए हैं, एक शांति निकेतन और एक कर्नाटक होयसल के पवित्र स्थल है कर्नाटक के, ठीक है। एक पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से, भारत से 2 जोड़े गए हैं और आपको बताना है कि पूरे विश्व से कितने जोड़े गए टोटल। 30, 40, 62, 50 या 42? क्या है उत्तर? ऑप्शन 5 42 जोड़े गए हैं पूरे विश्व से। ये 45वां सत्र रियाद सऊदी अरब में हुआ, 25 सितंबर को समाप्त हुआ, ठीक है। इसमें 42 नए स्थलों को जोड़ा गया है, यूनेस्को ने जोड़ा है। यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को एक सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल जो है वर्क देखती है, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो सऊदी अरब साम्राज्य ने WHC के 45वें सत्र के लिए मेजबान देश के रूप में कार्य किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में डोर स्टेप गोल्ड लोन सेवा शुरू करने के लिए शाही बंधु के साथ सहयोग किया है। तो कर्नाटक बैंक है, ठीक है। जो बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो देख लेंगे पॉज करके, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स द्वारा आयोजित कतार ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट के 10वें संस्करण के अनुसार कौन से बैंक या कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा? इन्फोसिस, HDFC, एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड? तो उत्तर क्या होगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने KN मधुसूदन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? किस बैंक ने KN मधुसूदन को? तो धनलक्ष्मी बैंक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पद्म पुरस्कार विजेता कौन है जिन्हें भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता था? उनका सितंबर 2023 में निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे जिनका सितंबर में निधन हो गया? उनका नाम आपको बताना है और चूंकि उनका निधन हुआ है इसलिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ MS स्वामीनाथन। और ऐसे भी MS स्वामीनाथन पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते थे, ऐसे में भी हरित क्रांति पे, ठीक है। तो आप इसको और ध्यान रखिए, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति आते रहते थे, आप देखोगे हर एग्जाम में। चूंकि अभी इनका निधन हुआ है तो कोई ना कोई एग्जाम इसे टकरने की संभावना 99% हो जाती है, ठीक है। चलिए, पद्म पुरस्कार विजेता भी बने हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, 98 वर्ष तक वो अपना जीवन काल बिताएं। जन्म उनका 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था।
ठीक है, वो निदेशक कह चुके हैं ICAR में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? क्या है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान पीएम ने बीना में, MP में एक बीना है जगह, 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। ऑप्शन बी क्या है? पीएम ने MP के नर्मदापुरम जिले में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र नामक 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ऑप्शन सी क्या है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के 9 जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी और 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित किए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपको बताना है। तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। वही सारी बातें हैं विस्तार में, आप देखना चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने खाद्य सामग्री श्रेणी के तहत किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारेकेलू को भौगोलिक संकेतक टैग दिया? ये एक तरह का मिठाई है, ठीक है, अत्रेयपुरम पुथारेकुलू, ठीक है, किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। भाषा भी देख लीजिए, उसी तरह से आपको दिख रहा है। हालांकि ये सारे दक्षिण भारत के राज्यों का नाम दिया गया है। आपको एग्जाम में जब भी भाषा दक्षिण भारत की रहेगी कोई चीज़ के बारे में, तो कभी भी उत्तर भारत के राज्यों का नाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए ऑप्शन क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको हार्ड कर दिया जाता है इस तरह से। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की मिठाई है अत्रेयपुरम पुथारेकुलू, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। सितंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में जारी संबंध में कौन सा बिंदु सही है? RBI ने वर्ष 2023-24 के लिए NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है के लिए स्केल आधारित विनिमय के तहत अपर लेयर ईवेल में 15 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम जारी किए और NBFC ईवेल अपर लेयर में NBFC शामिल है, जिन्हें विशेष रूप से RBI द्वारा मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं की गारंटी के रूप में पहचाना जाता है। TMF बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड पूर्व में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड स्कोरिंग पद्धति के आधार पर NBFC ईवेल के रूप में अर्हता प्राप्त करती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही है बताना है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी करने वाले जनरली ऐसे लोग जो हैं कुछ कम दिखते हैं, इसलिए बैंक वाली चीज़ों को हम यहाँ थोड़ा सा कम विस्तार करते हैं, लेकिन आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन सारे शामिल करते हैं, इकोनॉमिक्स का भी ज़्यादा SSC, रेलवे, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। और राज्य सरकार की जितने पुलिस वगैरह की भर्ती होती है, राज्य SSC, स्टेट SSC होता है, तो उसमें बैंकिंग क्षेत्र से बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, इसलिए वहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में सभी केंद्रों पर प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे निश्चित आउटलेटों की बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए, साथ ही जिसका क्या है समग्र समावेशन के लिए सतत पहुँच और संरेखित प्रौद्योगिकी लॉन्च किया है। तो इंडियन बैंक ने किया है। और आप इसका विस्तार देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे हम 26 से लेकर 50 नंबर तक पार्ट 2 में देखेंगे, फिर 50 से 75, फिर 75 से 100, ठीक है। इससे आगे तैयार है। आगे आपको हम आगे की 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए थैंक यू।